हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सुबह सुबह जब नींद के आगोश में सविता सो रही थी तभी घड़ी का अलार्म बजा। उफ, ये कमबख्त अलार्म किसने रख दिया मेरे कमरे में? जरूर कनिका होगी। उठकर अलार्म को शांत किया ताकि शांति से कुछ देर और सोया जा सके। जैसे ही हाथ बढ़ाया, अलार्म बंद करने को देख एक बॉक्स सामने रखा था। ये सुबह सुबह किसने बॉक्स रखा है? उसके ऊपर एक ग्रीटिंग कार्ड भी था। सविता ने वो कार्ड खोला। उठ जाओ, अब आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके एक पल को भी जाया नहीं करना चाहती। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता। अब ये बॉक्स खोलो और जो है वही पहनना है। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट बिखर गई। ओह मेरी कनिका, नजर ना लगे हमारे इस रिश्ते को। किसी की बॉक्स खोल के देखा, एक नीले रंग की कुर्ती और जीन्स थी। हे भगवान, अब मुझे ये लड़की जीन्स पहनाएगी। नहीं पहनी तो नाराज हो जाएगी। सूरज सर पर चढ़ा। दोनों जब बाहर आई, तैयार होकर एक दूसरे को देखकर खुश हो गईं, क्योंकि कनिका ने दो ड्रेस एक जैसी बनवाई थी, खुद के लिए, एक सविता के लिए। तभी शर्मा जी और राघव बाहर आ गए। एक आज दोनों की कहा कि तैयारी है, सुबह सुबह तैयार होकर बैठे हो? हाँ, आज फ्रेंडशिप डे है। तुम्हारे पास तो हमेशा की तरह हमारे लिए वक्त होगा नहीं? तुम्हारे ऑफिस ऑफिस फ़ोन यही काफ़ी है। राघव की झुकी गर्दन बता रही थी, सच्चाई तो यही है। आज का नाश्ता हम आप सबके साथ करेंगे और रात रात तक बाहर का हमारा प्लान है, तो आप अपने ऑफिस में ही खाने पीने का देख लेना। सही है, ऐश करो, फिर क्या था। कनिका और सविता निकल पड़े अपनी मस्ती में। सब कुछ कनिका ने पहले से सोच रखा था। सविता तो बस उसके साथ अपने खुशनुमा दिन का एहसास कर रही थी। तरस गई थी वो अपने ही घर में अपनों के बीच खुशी कैसे बांटते हैं। ऊपर से शर्मा जी का ऐसा स्वभाव, जिनसे अपने मन की बात कहना तो दूर, सविता बात करने तक में झिझकते हुए करती थी। पता नहीं कैसे जिंदगी के इतने साल बिता दिए उसने। तो आज बहुत शॉपिंग हो गई हमारी। और वो मूवी आपकी पसंदीदा थी ना? कनिका ने सविता से पूछा। तुम साथ होती हो तो मेरा हर एक पल मज़ेदार होता है। अब रात का डिनर हम मेरी पसंदीदा होटल नहीं, ढाबे का खाना खाया है। कभी आपने सविता ने सर झुका दिया। चलो आज ढाबे की लस्सी और मज़ेदार छोले भटूरे खाते हैं। मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है। सविता की खुशी उसकी आंखों से बयां हो रही थी। दोनों ने बहुत मज़े से सरदार जी के ढाबे का खाना खाया। सविता की डकार बता रही थी, अब तो बस बिस्तर दे दो कोई और, मैं सो जाऊं। कनिका भी बहुत थक गई थी। दोनों ने बहुत मज़े किए और आज के दिन को यादगार बना दिया। दोनों ने घर की ओर रुख किया और दोनों घर पर जाते ही सविता के कमरे में ही लेट गईं। इतनी थक गई थी कि कनिका ने ऊपर अपने कमरे में भी नहीं जाया गया और दोनों को कब नींद लग गई पता भी नहीं चला। 10 बजे थे लगभग। राघव और उसके पिता ने दस्तक दी। राघव ने कनिका को आवाज़ लगाई, पर कोई आवाज़ का जवाब नहीं आया। कमरे में भी नहीं थी। तभी शर्मा जी ने अपने कमरे का रुख किया तो दोनों सोई हुई थी। गहन नींद की आगोश में राघव ने उठाना चाहा, पर शर्मा जी ने मना कर दिया। रहने दो, सोने दो, कितनी निश्चिंत होकर सोई है। कहीं देखी है ऐसी जोड़ी सास बहू की? वरना घरों में तो सास बहू एक दूसरे से लड़ लड़कर जीना मुश्किल कर देती हैं, और ये दोनों एक दूसरे की दोस्ती में अपने रिश्ते को पनपने दे रही हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? चलो तुम रसोई में देखो अपने लिए कुछ बना है या नहीं। राघव भी कपड़े बदल के रसोई का रुख लेने गया, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। शर्मा जी ने प्रवेश किया। क्या हुआ, कुछ है या नहीं? नहीं पापा, कुछ भी नहीं है। बड़े मायूस होकर राघव ने देखा, क्योंकि राघव ने कभी रसोई का रुख लिया ही नहीं था। पापा, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मेरा हुनर देखो। क्या बात कर रहे हो पापा? इतना बड़ा बिजनेसमैन और रसोई में खाना बनाएगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? जब हम हॉस्टल में रहते थे तब हमें अपना खाना खुद बनाना पड़ता था। बहुत साल तक रसोई का रुख नहीं लिया, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पर आज मैं तुम्हें खुद से मिलाता हूँ। राघव हैरानी से देख रहा था अपने पापा का बदला अंदाज। कुछ ही समय में स्वादिष्ट खाना तैयार था। दोनों ने अच्छे से खाना खाया और सोने चले गए। रात को लगभग 2 बजे थे। कनिका की नींद खुली। उसने समय देखा, 2 बजे हैं। अरे, मैं यहीं माँ के पास सो गई। राघव और पापा आए या नहीं? तभी सविता ने कनिका का हाथ पकड़ा और कुछ कहा। कनिका और सविता दोनों ने अपना फ्रेंडशिप डे अच्छे से मनाया और घर आकर थक हार कर सो गई थी। नींद की आगोश में अपने मन की बात जुबान तक लाई
कनिका, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तुमने मुझे जीना सिखाया, तुम मेरी खुशी हो। तुम हो तो मैं हूँ, तुम मेरी सहेली हो। तुम्हारे आने के बाद मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी को महसूस कर पाई। कनिका की आंखें नम हो गईं। हल्का सा हाथ सविता के सर पर फिराते हुए वो अपने कमरे में चली गई। राघव सोया हुआ था, वो भी जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। तभी एक एहसास हाथ का कनिका को हुआ। राघव ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई लव यू कहकर सो गया। कनिका भी उसे जवाब देकर सो गई। अगली सुबह जब कनिका नीचे गई तो सविता उसी का इंतजार कर रही थी। आज सुबह उठने में भी देर हो गई थी। अरे जल्दी आजा, साथ में चाय पियेंगे। अरे आप इंतजार कर रही थी मेरा, और किसका इंतजार करूं? शर्मा जी तो कभी रूबरू बैठकर ये बोले नहीं। और बेटा अपनी ही दुनिया में मस्त हूँ। वैसे तुझे पता है कल रात का खाना दोनों बाप बेटे ने मिलके बनाया। क्या बात कर रही हो? बेटों ने आज सुबह जो रसोई का हाल था वो देखने जैसा था। इनका ये नया रूप देखने को मिला। राघव और रसोई, ये तो अचंभित करने वाली बात है। सुबह का वक्त एक दूसरे के साथ चाय और गपशप में निकला। तभी राघव ने कनिका को आवाज़ लगाई, कोई चाय पिलाएगा मुझे? लो आपके बेटे का फरमान। सच में किसने बनाया इस मर्द जात को? न खुद का कर सकते हैं न दूसरे का। मुझे तो देखते देखते पूरी जिंदगी हो गई। न स्वभाव बदला न मेरे दिन। पहली दहलीज जैसे पार की आज भी वैसे ही है। वही कड़क स्वभाव, वही रुतबा, घमंड। जब राघव हुआ तो डरती थी कहीं वो भी अपने पापा के जैसा हुआ तो नहीं। माँ, राघव आपके जैसा है। हाँ, कभी कभी पापा के गुण दिख जाते हैं उसमें। अब जाने दो वरना एक आवाज़ और आ जाएगी। घड़ी की सुइयां बढ़ रही थी और काम की भी। थोड़े वक्त के बाद राघव और शर्मा जी ऑफिस चले गए। सविता अपने कमरे में और कनिका अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी सविता आने अतीत के पन्नों को झकझोरने लगी। कैसे जब वो घर की दहलीज पर दुल्हन बनकर प्रवेश की थी, मन की आशाओं के हजारों दीप जलाकर आई थी। माँ की सीख को भी अपने पल्लू के छोर से बांधकर आई थी। पति देवता है और अभी तक वो अपने आप को देवता ही समझकर बैठा था और मैं इंसान थी। मुझे कठपुतली समझ बैठे थे। सास क्या होती है? शादी से पहले बस टीवी में देखा था, वही साक्षात्कार हुआ। शादी के बाद मुंह तक घूंघट में दुनिया के नज़ारे भी छुप कर रह गए। रसोई से कमरा और कमरे से रसोई का सफ़र कभी ना खत्म हुआ। इच्छाओं के नाम पर रात को बिस्तर गर्म किए अपने देवता के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट लिया था। अपने बीते वक्त को याद कर आंसू वर्तमान में निकल रहे थे। तभी गालों पर एक गर्म हाथ का एहसास हुआ। कनिका, माँ के आंसू पहुँच रही थी। क्यों बहाती हो आंसू इतने? समंदर छुपा रखा है क्या अंदर? ये जिंदगी कुछ दिनों की है, मुस्कुरा कर जियो। इसे वरदान है ये भगवान का। और फिर मैं हूं ना आपके साथ। क्यों जली जा रही हो अतीत की आग में? पता नहीं सविता को आज क्या हो गया था। फपक फपक कर रोए जा रही थी। तू मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं मर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भला आपको कहाँ छोड़ के जाऊंगी। चलो गरम गरम चाय बनाती हूँ, आ जाओ बाहर। तो चल मैं आती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। सुनकर सविता भागी, देखा और जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा क्या हुआ? सविता को बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। वो घबराकर भागती है, देखती है कि कनिका रसोई में बेहोश पड़ी है। सविता घबरा जाती है। क्या हुआ तुझे कनिका? हे भगवान, ये अचानक कैसे गिर गई बेहोश होकर? सुधा, सुधा कहाँ गई? जल्दी आ, देख कनिका को क्या हो गया। ये कैसे अचानक बेहोश हो गई? मेरी मदद कर, इसे कमरे में ले चल, पानी का गिलास ला, छींटे मार। बदहवास सविता पता नहीं क्या बोले जा रही थी। कनिका को भी हो जाता तो वो घबरा जाती थी। कुछ जा जल्दी, मेरा फ़ोन ला। भैया को फ़ोन मिला। हाँ माँ जी लाती हूँ, आप धीरज धरो, मैं फ़ोन करती हूँ। ला मुझे दे, मैं बात करती हूँ। अरे राघव, तू जल्दी घर आ जा, कनिका बेहोश हो गई। पता नहीं, अच्छी भली मेरे पास बैठी थी, अचानक रसोई में गई और बेहोश हो गई। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं आता हूँ अभी। पापा, कनिका बेहोश हो गई घर पर, मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ संभाल लो। कुछ ज़रूरत हुई तो फ़ोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल पहुँचकर फ़ोन करना। जी पापा। राघव घर पहुँचता है। सविता को थोड़ी तसल्ली मिलती है। क्या हुआ माँ? देख बेटा क्या हो गया इसे। माँ, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। मैं भी चलूँ? नहीं, आप घर पर रुको, मैं आता हूँ। घबराना मत, सब ठीक है। राघव कनिका को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है।
वहाँ उसे डॉक्टर रोहित, जो उसके पापा के दोस्त हैं, वो मिलते हैं। अरे राघव, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अंकल आप मिल गए, अच्छा हुआ। देखो ना, कनिका अचानक बेहोश हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। कनिका को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। देखो राघव, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो अभी होश में आ जाएगी। पर हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। पर अंकल, वो तो सिर्फ बेहोश हुई है। तो टेस्ट किस चीज़ के हो रहे हैं? देखो राघव, थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे कुछ संदेह है। अच्छा है वो साफ हो जाए। राघव को अब चिंता होने लगी थी। तभी माँ का फ़ोन आया। राघव, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, वो अभी रेस्ट कर रही है। तभी नर्स ने आकर कहा, आप मिल लीजिए, होश आ होश आ गया। मुझे राघव अंदर गया और कुछ बहाना नहीं मिला था मुझे बुलाने का, जो तुम बेहोश हो गई। हाँ, तो तुम्हें फ़िक्र कहाँ है मेरी, इसीलिए बुलाना पड़ा। ऐसे चुप करो, क्या हुआ था तुम्हें? अचानक बेहोश हो गई, पता ही नहीं। अच्छी खासी माँ के पास बैठी थी, तभी चाय बनाने रसोई में गई और कप चक्कर खाकर नीचे गिर गई, पता ही नहीं चला। और अब आँख खुली तो यहाँ हॉस्पिटल में, सर आपको डॉक्टर ने बुलाया है। केबिन में नर्स ने आवाज़ लगाई, हाँ अभी आता हूँ, चलो तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। आओ राघव, क्या हुआ? अंकल सब ठीक है ना? कनिका ठीक तो है? उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है ना? आओ तो बैठो यहाँ, उसी के बारे में बात करनी है। राघव को अंदर से घबराहट हो रही थी। देखो राघव, जिसका मुझे अंदेशा था वही निकला। मतलब? देखो तुम घबराओ मत, अभी हम कुछ कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कनिका ठीक है बिल्कुल, उसे बस चक्कर आया था और कुछ नहीं। कनिका के ब्रेन में 2 छोटे-छोटे ब्लॉकेज हैं, जो अभी बस शुरुआत की स्टेज पर हैं। अभी हम चाहें तो ऑपरेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। राघव के पैरों तले ज़मीन नहीं थी। एसी कमरे में पसीने ऐसे बरस रहे थे जैसे रिमझिम बारिश की बौछार हो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले तो कभी कनिका बेहोश भी नहीं हुई। आज पहली बार ऐसा हुआ। उसे कोई बीमारी भी नहीं है अभी। अभी हमारी शादी को 1 साल हुआ है। अंकल, तो मेरी सांसें छीन ली। तभी पीछे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। पलट के देखा तो कनिका थी। कनिका तुम यहाँ? आपने कनिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कमज़ोर होने की वजह से कनिका लड़खड़ाते हुए अंदर आई। राघव ने उसे सहारा दिया और कुर्सी पर बिठा दिया। देखो कनिका, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल, अंकल से कुछ गलती हुई है, रिपोर्ट सही नहीं है, शायद आप दोबारा चेक करो। अंकल, आप मुझे बेटा जैसा मानते हो ना, आप मेरी कनिका को ठीक करो। बेटा, हम कल से ही इलाज शुरू कर देंगे, तुम देखना कनिका ठीक हो जाएगी। अंकल, आप मुझसे एक वादा करो, और राघव तुम भी ये बात घर में किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि माँ पापा को कोई भी सदमा लगे। और तुम्हें तो पता है माँ मुझसे कितनी अटैच है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे अंकल पर भरोसा है, वो मुझे ठीक कर देंगे। बेटा, अभी तो तुम 1 घंटे में कनिका को घर ले जा सकते हो। आज राघव खामोश हो गया था। आज हंसी मैंने उससे छीन ली थी। अरे बाबा, अभी तो जिंदा हूँ, अभी से क्यों मातम मना रहे हो? अचानक राघव ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। खबरदार जो आज के बाद ऐसी कोई बात की तो, और उसे सीने से लगाकर फपक फकक कर रोने लगा। वो दोनों घर पहुंचे। देखो अपना हाल ठीक करो, वरना सबके सामने पोल खोल दोगे। माँ बाहर ही इंतजार कर रही थी। कनिका आ गई मेरी बेटी। अरे सुधा, जल्दी वो नज़र उतारने का सामान ला। कनिका की दरवाजे पर ही नज़र उतारी माँ ने और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। अरे माँ, लंबी उम्र में क्या रखा है, मैं बस खुश रहूं, बस ये आशीर्वाद दो। आपके बेटे की भी नज़र उतार दो, कैसा चेहरा उतर गया है। एक दिन बीवी की सेवा क्या करनी पड़ गई। ला सुधा, दूसरी थाली भी ला। राघव अनदेखा करके अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, थक गया होगा। तू आ अंदर, सुधा भाभी को उसके कमरे तक पहुंचाने में मेरी मदद कर। तू आराम कर, मैं कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। हाँ माँ। अंदर कमरे में राघव ने कनिका को संभाला। ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं, खबरदार जो एक भी छूटी, मैं खुद दवाई दूंगा। कल कल आराम कर लो, फिर हम परसों से हॉस्पिटल में तुम्हारे इलाज के लिए चलेंगे। मैं अंकल से फ़ोन पर बात कर लूँगा। बस इतना कहा कनिका ने। अब सोने दो, मुझे थक गई हूँ। आंखें तो बंद कर ली थी ताकि अपनी आंखों की लालिमा ना दिखा सके। पर कनिका ये जानकर टूट चुकी थी। अभी तो शादी के सपने सजाने लगी
थी, अभी तो मुझे मेरे बच्चों की योजना बनानी थी। ये कैसा खेल खेला भगवान। माँ ने दस्तक दी। राघव, माँ कनिका सो रही है। अरे बिना कुछ खाए सो गई। अच्छा ठीक है, तो चल मेरे साथ कुछ खा ले। आज थाली में पसंदीदा खाना होने पर भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। दिल दिमाग दोनों वहीं कैद हो गए थे। अब कनिका का हॉस्पिटल जाने का दिन आया। यो माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो दोनों? अरे माँ, वो कनिका अभी कमज़ोर है तो डॉक्टर ने दोबारा चेकअप में के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, आज से ही हम तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, डॉक्टर ने कनिका से कहा। राघव, ये कुछ दवाइयाँ हैं, तुम ले आओ। जी अंकल, एक बात पूछूं? कनिका ने कहा, मेरे बचने की कितनी उम्मीद है। ये तुम क्या कह रही हो कनिका? ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। मुझे सच बताओ अंकल, मुझे पता है आप कुछ छुपा रहे हैं। राघव को आपने नहीं बताया, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इलाज से ठीक हो जाऊंगी? हाँ, हिम्मत रखो कनिका, तुम ठीक हो जाओगी। खुद पर विश्वास रखो, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ये लाइन मेरे मन में एक अविश्वास की लहर बढ़ा देती है। क्यों मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा? मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता कनिका जो तुम सुन ना सको और राघव बर्दाश्त ना कर सके। ऐसा क्या था जो डॉक्टर कनिका को बता नहीं पा रहे थे? डॉक्टर हिचकिचाते हुए तसल्ली दे रहे थे। कनिका को न जाने क्यों कनिका कुछ गलत अंदेशा हो रहा था उसके मन में। ये वहम बैठ गया था कि ऐसी बीमारी जिंदगी देती नहीं, छीन लेती है। फिर तसल्ली कब तक हिम्मत दे सकती थी? देखो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम हिम्मत कैसे हार सकती हो? अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो हम इलाज कैसे करेंगे? मुझे सच बता दो अंकल, मैं जीना चाहती हूँ, माँ के लिए, खुद के लिए, राघव के लिए। अभी तो मुझे बच्चे भी करने हैं, माँ को दादी बनाना है, उन्हें बड़ा करना है। मैं जीना चाहती हूँ। हिम्मत रखो कनिका, ऐसा ही होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अंकल, आपकी ये बात, पूरी कोशिश, मेरे दिमाग में एक संदेह छोड़ जाती है कि मैं बचूंगी कि नहीं। आप मुझे सच बता दो। देखो बेटा, तुम्हें सच सुनना है। ऐसे केस में 50% ही चांस रहता है ऑपरेशन सफल होने का, लेकिन तुम्हारी बीमारी की शुरुआत ही हुई है, तो लगभग 80% मैं बोल सकता हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये ऑपरेशन नहीं हो तो अंकल, तो मैं ये कितने वक्त तक रह पाऊंगी? नहीं, ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं माँ बनना चाहती हूँ अंकल, वो एहसास मैं महसूस कराना चाहती हूँ। क्या इतना वक्त मिलेगा मुझे बेटा? ऐसे में तुम्हें तुम्हें ये कदम उठाने को नहीं बोल सकता। हमारा केस और कमज़ोर हो जाएगा। क्या इतना समय मिलेगा मुझे? हाँ मिलेगा, पर मैं अनुमति नहीं देता। कनिका की आंखों में एक चमक दिख रही थी। जो डॉक्टर खतरे की शुरुआत भांप रहे थे, तभी राघव आ गया। बेटा, नर्स के साथ तुम जाओ, कुछ टेस्ट बाकी है, फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आओ राघव। कनिका चली जाती है नर्स के साथ। राघव, एक बात का तुम्हें खास ख्याल रखना है, ऐसी हालत में कनिका माँ बनने का रिस्क नहीं उठा पाएगी। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? कनिका से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ बेटा, पर उसने ये इच्छा जताई है, तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना हम कनिका को खो देंगे। नहीं अंकल, आपने मुझसे वादा किया है, आप कनिका को कुछ नहीं होने देंगे। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो उसे मौत की कगार पर ले जाए। अच्छा है, हम पहले दवाइयों से शुरुआत करेंगे। अभी कनिका बहुत कमज़ोर है, इसीलिए ऑपरेशन अभी नहीं कर सकते। जी डॉक्टर। तभी कनिका आ जाती है और दोनों अपने घर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही माँ पूरी उम्मीद से पूछती है, कुछ कहा डॉक्टर ने? लड्डू कब खिला रहे हो दोनों? राघव को गुस्सा आ जाता है। लड्डू कैसे? लड्डू माँ? अरे मुझे दादी कब बना रहे हो माँ, खबरदार जो ऐसी बात दोबारा की। मैं अभी कोई बच्चा नहीं चाहता। कनिका हैरान थी राघव के ऐसे बर्ताव को देखकर, पर ये भी समझ रही थी कि राघव परेशान है उसे लेकर, लेकिन बच्चा तो उसे भी चाहिए था। अरे माँ, ये तो खुद बच्चा है। अभी और हंसने लगी। तुम सास बहू ज़्यादा उड़ो मत समझी, मुझे कोई बात नहीं करनी। इसे क्या हुआ? किसी से झगड़ के आया है क्या? पता पता नहीं माँ। आओ चलो, ऐसा करता हूँ, थोड़े दिन कनिका को अपने मायके ले जाता हूँ, ताकि कुछ दिनों के लिए तो माँ ये बच्चे के टॉपिक से दूर रहेंगी, वरना कनिका को मनाना बहुत मुश्किल होगा। हेलो पापा, प्रणाम। अरे खुश रहो दामाद जी, कैसे हो? सब ठीक है ना? हमारी शैतान कैसी है? मुंह से शब्द आज बाहर नहीं निकल रहे थे। हाँ पापा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे मिलने होटल रूप में आज आ सकते हो शाम 5 बजे? कनिका के पापा थोड़े अचंभित हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, आज अचानक दामाद जी ने मिलने बुलाया, वो भी होटल में। कभी कनिका ने अपनी ऊट पटांग हरकतों से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी?
और ना जाने कितने सवाल उनके दिमाग में गूंज रहे थे। शाम 6 बजे राघव अपने ससुर जी का इंतजार कर रहा था, तभी उनकी दस्तक हुई। आज राघव ने उनके पैर नहीं छुए बल्कि सीधे गले लग गया और अपने आंसू रोक नहीं पाया। दिल बैठा सा गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये माहौल कुछ गलत अंदेशा दे रहा था। देखो बेटा, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? मुझे तुम्हें इस तरह मैंने कभी नहीं देखा। क्या मेरी कनिका से कोई टूटते हुए गलती हो गई? नहीं पापा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे नसीब से गलती हो गई। आज जो कनिका इस स्थिति में है वो नहीं होता। होना होता तो मेरे साथ हो जाता। ऐसा क्या हुआ है बेटा? मेरा दिल बैठा जा रहा है। राघव कनिका के पापा से मिलने जाता है, जहां वो भावुक होकर उनके सीने से लिपट जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। क्या हुआ बेटा? तुम्हें कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा मैंने। कनिका ठीक तो है ना? कहीं उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? जानता हूँ वो थोड़ी शैतान है, पर दिल की बुरी नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। मेरी किस्मत खराब है पापा। क्या हुआ बेटा? मेरा दिल बैठा जा रहा है पापा। वो कनिका को कुछ हुआ। उसे अभी थोड़े दिन पहले वो अचानक बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो पता चला कि उसके ब्रेन में ब्लॉकेज है। बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत रिस्क है उसकी जान को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अचानक सीने पे हाथ रखकर कनिका के पापा हड़बड़ाने लगे। तभी राघव ने उन्हें संभाला। पर इस परिस्थिति में भला कौन किसको संभाल सकता था? तुमने तो मेरी जान ही ले ली। ऐसा कैसे हो सकता है? कनिका को कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। फिर ये तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम उसको बड़े हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नहीं पापा, मैंने सब कर लिया, बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछा, पर रिपोर्ट में यही आया है। पापा, आप मुझसे वादा करो, आप ये बात कनिका को नहीं बताओगे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अपने घर पर परिवार को टूटते हुए देख। ये बात सिर्फ मैं और कनिका ही जानते हैं। और अब आप पर कनिका को नहीं पता कि मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। आप जानते हो पापा, मम्मी कनिका से कितना प्यार करती हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कनिका ने मुझसे वादा लिया है कि इस बात का किसी को पता नहीं चले। आप मुझसे वादा करो पापा, मैं कल उसे आपके घर लेकर आ रहा हूँ। शायद माहौल बदले तो उसे अच्छा लगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। उनका ध्यान रखना। ये कहकर दोनों ने विदा ली एक दूसरे से। आज कनिका के पापा अपने होश आवास में नहीं थे। जब घर लौटे तो रमा कनिका की मम्मी को लगा कुछ वैसे तो दरवाजे से ही रमा रमा चिल्लाते आते थे। आज घर आकर सीधे अपने कमरे में चले गए। रमा चाय का कप लेकर कमरे में गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हें कैसे पता रमा? क्या पता, तब थोड़ा होश आया कि मैं ये क्या करने जा रहा था। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, घर में मातम सा छा जाएगा। और जिस उम्मीद से कनिका कल घर आ रही है, सब चाहकर भी उसे खुश नहीं कर पाएंगे। अनजान बना रहना ही अच्छा है। कुछ नहीं हुआ, सर में थोड़ा दर्द था। अब तुम चाय ले आई तो ठीक हो जाएगा। कल कनिका आ रही है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। तुम ध्यान रखना उसका। ये क्या बात हुई? मेरी बेटी है, ध्यान नहीं रखूंगी क्या? और अचानक उसका फोन भी नहीं आया। सब ठीक है ना? हाँ रमा, सब ठीक है। क्या बेटी अपने घर आ नहीं सकती? आज आपको क्या हो गया है? बड़े अजीब व्यवहार कर रहे हो। राघव भी घर पहुंचकर कनिका को बताया कि कल वो अपनी मम्मी के यहाँ जा रही है। क्यों? सविता ने पूछा। अचानक माँ के घर क्यों? अरे माँ, वहाँ कनिका की मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो वो चली जाएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और कनिका को भी अच्छा। ठीक है, क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? कनिका ने पूछा। हाँ सब ठीक है। कल तुम सुबह वहाँ के लिए चली, मैं छोड़ दूंगा। अपना सामान बांध लो। जाना, सामान बांध लो। कितने दिन के लिए जा रही हो? शाम को आ जाऊंगी। नहीं, तुम वहाँ आराम से 15-20 दिन रुको। क्या 15-20 दिन? सविता ने तुरंत कहा। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना इतने दिन? तुझे पता है ना, मुझे आदत नहीं है अब अकेले रहने की। माँ जाने दो उसे, बोल दिया मैंने, अब कोई बहस नहीं चाहिए। मुझे दोनों से जाओ, तुम अपना सामान पैक करो। कनिका कमरे में चली गई। आज सविता को भी उदास होने की वजह मिल गई। देखो, अगली सुबह राघव कनिका को लेकर चला गया। तुमने किसी को वहां मेरे बारे में बताया है क्या? मैंने मना किया था तुमसे। हाँ पता है, नहीं बताया किसी को। मैं तुम्हें वहां इसलिए भेज रहा हूँ, थोड़ा माहौल बदलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। रोज वही से ट्रीटमेंट के लिए चलेंगे, समझी? ठीक है। जब वो घर पहुंची, सबने उसका स्वागत किया। लाडली थी घर और ससुराल दोनों की। अच्छी किस्मत से भगवान ने नवाजा था उसे, पर जिंदगी की कैसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया।
कि वो खुशी भी अधूरी ही थी। जैसे ही वो पापा के पास गई, उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बाहर ना निकले पर रोकना मुश्किल था। क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? क्यों आंखें नम हैं आपकी? अरे शैतान, इतने दिन बाद आई और मैं आंखें नम भी ना करूं। भैया और भाभी की भी लाडली थी वो, और छुटकू उसके भाई का बेटा, वो तो जान है उसकी। पर आज जब वो छुटकू से गले मिली तो रोने लगी। उसे कितनी ही बार चूमा उसने। अरे कनिका, क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी है कोई नई खबर सुनाने की। हाँ भाभी, बस मैं भी यही चाहती हूँ, काश मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। आखिरी? ये क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं, सब यही पूछेंगे, या कोई खाना पीना भी होगा। इस बार जो जो मुझे पसंद है सब खाकर जाऊंगी। माँ सब बनाओगी ना? हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी, मेरी लाड़ों के लिए। जा तू तेरे कमरे में जा, मैं फ्रेश हो जा, गरम गरम चाय भेजती हूँ। कमरे में जाते ही कनिका ने दरवाजा बंद कर लिया, और जो उसकी चीख निकली वो कपड़े में ही दबा दी उसने। नहीं, मुझे नहीं मरना, मैं जीना चाहती हूँ। ये मेरे साथ क्यों हुआ भगवान? तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। माँ थी दरवाजे पर, जल्दी से अपने आंसू पोंछकर जैसे जताने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आओ माँ, हाँ तेरे पास ही बैठने को आती हूँ, इतने दिन बाद मिली हूँ तुझसे। कैसी है तू? घर पर सब ठीक है ना? सप्ता जी का तो मन ही नहीं लगेगा तेरे बिन। हाँ माँ, वो रह ही नहीं सकती मेरे बिना। अब पता नहीं कितना प्यार हो गया उन्हें मुझसे, बहुत अच्छी हैं वो। कभी कभी सोचती हूँ किस्मत वालों में मैं कितनी धनी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला, मुझे जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अब एक ही इच्छा है कि जल्दी से माँ को एक नन्हा सा बच्चा दूँ। तो इसमें परेशानी क्या है? आज नहीं तो कल भगवान तेरी गोद भर देंगे। हाँ माँ, क्यों भेज दिया तूने कनिका को? देख मेरा मन भी नहीं लगता अब। अच्छा ठीक है, कुछ दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, आपके पास रह जाऊंगा। तो तू मुझे जल्दी से दादी बना दे ताकि मैं उसमें तेरा बचपन जी सकूं। माँ, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गईं। राघव अपने कमरे में चला गया। थोड़े दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक राघव के फोन पर कनिका के पापा का फोन आया। अचानक वो घबरा गया। हेलो पापा, सब ठीक तो है ना? बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ, कनिका के सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप डरो मत, मैं बस अभी निकलता हूँ। अरे रमा, जल्दी करो, कनिका को नीचे लेकर आओ, अभी राघव आ ही रहा है। आपने जमाई जी को फोन भी कर दिया, उसे सिर्फ सर दर्द है, अभी दवाई दे दूंगी वो ठीक हो जाएगी। आप यूँ ऐसे घबरा रहे हो जैसे बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या हो गया आपको? आप जब से कनिका आई है इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहे हो? हाँ वो ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। पापा, कनिका कहाँ है? वो ठीक तो है ना? चलो हॉस्पिटल। हाँ बेटा। और वो कनिका को हॉस्पिटल लेकर चले गए। रमा की आंखों के सामने सब हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। क्यों ये दोनों ऐसे घबरा रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं? अब रमा की चिंता बढ़ती जा रही थी। हेलो डॉक्टर अंकल, मैं राघव बोल रहा हूँ, आप हॉस्पिटल में ना हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कनिका ठीक है ना? नहीं वो ठीक नहीं है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ रहा हूँ। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक कनिका बेहोश हो चुकी होती है। अंकल जल्दी करो, देखो ना अचानक बेहोश हो गई। तुम रुको राघव, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद राघव और पापा को डॉक्टर केबिन में बुलाते हैं। क्या हुआ अंकल, कनिका ठीक है ना? बेटा सच कहूँ तो हालत हालत बिगड़ती जा रही है, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। आगे के लिए तो मैं बता देता हूँ, शायद इसका असर ये भी हो कि वो थोड़ा थोड़ा सबको भूलने लगे। तो मैं हिम्मत रखनी होगी और कनिका को हौसला देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपने तो वादा किया था आप मेरी कनिका को ठीक कर देंगे। बेटा हम भगवान नहीं, इंसान ही हैं। कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी तो मैं कोई तसल्ली नहीं दे सकता। जितना जल्दी हो सके हमें ऑपरेशन करना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। लेकिन बेटा तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि 60% चांस है कि हम कनिका को बचा पाएं। पर ये हमें ये चांस लेना होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आपने तो मुझे जीते जी मार दिया अंकल, हम कनिका को दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। राघव पापा की कपकपाती आवाज बस यही शब्द बोल पाई। देखिए सर, आप कनिका को कहीं भी ले जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। पर आपको जो मैंने कहा है वही आपको सब जगह से यही जवाब मिलेगा। मैं इस फील्ड का मल्टी स्पेशलिस्ट हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। ऐसा नहीं है अंकल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे समय चाहिए इस निर्णय के लिए। बेटा 2 दिन में मुझे ये ऑपरेशन करना होगा।
2 दिन अंकल, आपने मेरी पूरी ज़िंदगी 2 दिन में समेट दी। कनिका को मैं घर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहने दो, बहुत कमज़ोर है वो। बेटा राघव, तुम घर जाओ, घर पर सबको बता दो। अब बताना ही पड़ेगा, मैं यहाँ हूँ। जी पापा। आज राघव खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये किस्मत किस मोड़ पर लाई थी उसे। अभी तो ज़िंदगी की खुशियाँ बटोरने लगा था और अभी ये दिन देखना था। राघव घर चला गया, तभी रमा का फ़ोन आया। रमा का फ़ोन बजता देख समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। क्या कहूँ कि तुम्हारी बेटी आज ज़िंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है। ऐसा सदमा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। हेलो। हाँ रमा बोलो। अरे क्या, थोड़े सर दर्द में कनिका को हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दिया क्या? कहाँ है मेरी बेटी, बुलाओ उसे। आपको क्या हो गया? कभी ऐसी हरकत नहीं की आपने, फिर आज क्यों? मुझे गलत अंदेशा हो रहा है, सच बताओ। कनिका के पापा, क्या बात है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। रमा, हमारी बेटी ठीक नहीं है। रमा आज आंसुओं से गला रूंध रहा था। शब्द अपने रफ्तारों से पीछे छूट रहे थे। कपकपी भारी आवाज में मेरी जान निकल रही थी। रमा, कनिका को सरदर्द नहीं हुआ है, उसके ब्रेन में ब्लॉकेज है। एक झटका लगा। माँ, क्या हुआ? कनिका के भाई ने भागकर माँ को संभाला। क्या हुआ? किसका फोन है? हेलो बेटा। पापा, क्या हुआ? माँ से आपने क्या कहा है कि वो बेहोश हो गई? चलिए पहले मैं माँ को संभालता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। माँ को उसने बेड पर लेटाया, पानी के छिड़काव किया तो होश आया। कनिका, मेरी कनिका। कोई और शब्द ही होठों पर दरकरार नहीं थी। हट जाओ सब। और रमा मंदिर में जा बैठी। किस बात की सजा दी तूने मुझे? उम्र तो मेरी हो चली, मैं इस दुनिया से विदा लेने को तैयार हूँ, पर मेरी बच्ची, वो तो अभी अपनी जिंदगी में रंग भी नहीं भरे। भारी उसे कई इतने बड़े संकट में डाल दिया। माँ, क्या हुआ? आप ये क्या बोले जा रही हो? बेटा, तेरी बहन आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसे सर दर्द नहीं हुआ है, ब्रेन में ब्लॉकेज है। तू जल्दी कर, मुझे हॉस्पिटल ले चल। उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही कैद कर लिया। उधर राघव जैसे ही घर पहुंचा, वहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आज इतना उतना बहका हुआ सा क्यों है? वो माँ, कनिका। क्या किया? कनिका कब आएगी? मैं तो बोर हो गई। नहीं, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं माँ को भी इस सदमे से संभाल सकूं। कुछ नहीं, वो बस मूड खराब करती है मेरा। जिद्दी कहीं की, मेरी बात ही नहीं सुनती। माँ। और ये कहते हुए उड़की आंखें नम हो गईं। माँ देख पाती उससे पहले ही वो कमरे में चला गया। आप मेरे लिए एक चाय भिजवा दो। कमरे में थोड़ी देर में राघव के पापा घर आ गए। वो राघव कहाँ है? उन्होंने पूछा। क्यों, क्या हुआ? तुमसे जितना पूछूं उतना जवाब दो। ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी सविता को। जी, वो ऊपर अपने कमरे में गया है। अच्छा ठीक है, एक कप चाय बना दो मेरे लिए। जी। और वो राघव के कमरे में चले गए। दरवाजा खुला। राघव होश में नहीं था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तभी उसने पापा को देखा तो सुबह गया। वो पापा, देखो ना, कनिका ने मेरा सामान पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा। ऑपरेशन कब है? जी, कौन सा ऑपरेशन? तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम भूल गए शायद कि जो इंसान मेरी बहू का इलाज कर रहा है वो मेरा दोस्त है। तभी राघव अपने पापा से चिपक गया। आज ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा चोट खाकर आया है और दर्द के मारे बिलख रहा है अपने पिता के आगे। राघव के पापा ने उसे सीने से लगा लिया। चलो हॉस्पिटल, पापा, अंकल ने जल्दी निर्णय लेने को बोला है। मेरी कनिका को बचा लो पापा, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। पापा, मेरी कनिका को कुछ होगा तो नहीं? मम्मी को कैसे बताऊँ? नहीं, तुम्हें मम्मी को बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार कनिका ठीक हो जाए, घर आ जाए, वरना तुम्हें पता है वो कनिका से कितनी जुड़ी है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी कनिका पर ध्यान दो, चलो मेरे साथ। वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे जहां कनिका की माँ भी और पापा पहले से थे। आज तो परिवार को जोड़ने वाली कड़ी टूटी जा रही थी। राघव के पिता ने कहा, चलो आज मेरे दोस्ती दोस्ती का हक मांगना है। दरवाजा खुलते ही राघव के पिता ने कहा, देख, आज मैं एक बारों से बात करने नहीं आया। तू मेरे बचपन का दोस्त है। आज दोस्ती का हक मैं मांगने आया हूँ। आज कनिका को तुझे ठीक करना ही होगा। मुझे वादा कर। देख मेरे यार, तू चाहे तो मेरी जान मांग ले, सब हाजिर है, पर मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। 50% चांस है कनिका के इस दुनिया में लौटने की। बस भगवान से दुआ करो कि ये 50% 100% में बदल जाए। अगले दिन सुबह कनिका का ऑपरेशन था। सबकी धड़कनें रफ्तार पकड़ रही थी। एक इंसान ऐसी भी थी जिसे कुछ भनक ही नहीं थी। बस वो तो अपनी कनिका का इंतजार कर रही थी।
कब वो आएगी अपने मायके से? सुनो, मैं घर जाती हूँ। कनिका की माँ ने कहा, घर जाकर महामृत्युंजय की माला करती हूँ। मैं भगवान को अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगी। मैंने 9 महीने कोख में रखा है, जन्म देने वाली मैं हूँ। फिर भगवान कौन होते हैं उसे मुझसे छीनने वाले? ऑपरेशन शुरू हो गया था। सब बस निगाहें जमा के बैठे थे। राघव की तो जिंदगी ही उलझ गई थी। जहां उसकी कनिका उसकी सांसों की डोर बन गई थी और वो पल पल टूट रही थी, तभी लगभग 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद वो खौफनाक दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। सब निशब्द थे, बस डॉक्टर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने कनिका सबकी जिंदगी को छोड़ करके जा चुकी थी। इस अकल्पनीय बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। यह एक बुरे सपने की तरह था जिसे कोई भुला नहीं पा रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या से क्या हो गया था। सविता तो अपनी सुध बुध सब खो चुकी थी। वह पुतले की तरह हो चुकी थी जो सबकी बातों का जवाब देती थी, लेकिन उसकी खुद की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। पहले तो पूरा रसोई का काम किया कर दिया करती थी, लेकिन अब उसका शरीर ऐसा बेजान हो गया था कि जाने कितना समय हो गया था। रसोई सुधा उनके घर की नौकरानी ही संभाल रही थी। जब से कनिका घर में शादी करके आई थी, तब से सुधा कनिका को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। अपने सर पर चढ़ा हुए भी सुधा को ताई ताई कहकर रखती थी। कई बार थोड़ा उससे कहती थी कि बेटा, यह काम मुझसे छोड़ दे, यह काम मैं कर लिया करूंगी। तो वह कहती थी कि जिस काम के लिए आपको रखा है आप बस उसी पर ध्यान दो, बाकी सारा घर का काम मैं संभाल लूंगी। राघव की तो जैसे आत्मा है खो गई थी। अब उसका डेली का बस यही रूटीन हो गया था कि वह सुबह उठता, चाय पीता, नाश्ता करता, ऑफिस के लिए निकल जाता, ऑफिस में अपना काम करता है और शाम को आता, खाना खाता और सो जाता। जाने कितना समय हो गया था उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी, अपने दोस्तों के साथ बाहर तक नहीं गया था। उसने अपनी जिंदगी को एक मशीन बना लिया था जो बस दिन रात एक ही तरीके से जो रूटीन होता है उसे फॉलो करती थी। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए शर्मा जी पूछ रहे थे कि अगर घर की स्थिति ऐसे ही चलती रही तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सविता को इस दुनिया को विदा करने में, और राघव को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शर्मा जी ने सविता को अपने वर्तमान में जीने के लिए उकसाना जरूरी समझा। क्या कर रही हो सविता जी? उठ जाओ, क्यों अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर यहाँ पर पड़ी हुई हो? जो चला गया वह तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं आपसे कह देता हूँ कि ज़्यादा वक्त नहीं है आपके बेटे राघव के पास। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने दोस्त को खोया है, साथ में अपने बेटे को भी खो दो। यह सुनते ही सविता खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे को? वह ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं खो सकती। कनिका को खोकर मैं कैसे जी रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। मुद्दतों बाद इस चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट लाई थी। मैं उसकी वजह से जीना सीखी थी, पर किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था। मेरी खुशियाँ किस्मत को मंजूर नहीं थी। उससे उस नन्ही सी जान को इतना कम उम्र में भगवान ने अपने पास बुला लिया। उम्र तो मेरी जाने की थी, अभी तो मुझे मेरे पोते पोतियों को खिलाना था। उससे पहले ही उन्होंने मेरी जिंदगी के दिए को बुझा दिया। भगवान इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। सविता जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो भाग्य में लिखा है वह हो चुका है। जो लिखने की भगवान की वह उस कागज पर चल चुकी है। अब ऐसा ना हो कि जो हम नहीं सोच रहे वह भी हो जाए। हमारी इकलौती संतान है राघव, हम उससे इस दर्द में नहीं देख सकते। कहीं इस गम ने उसे गमगीन बनाकर सच में मिला दिया तो हम उसे वर्तमान स्थिति का जायजा कभी नहीं करा पाएंगे। वह बहुत हो गया है। वह ऑफिस में ही जाता है तो किसी से बात नहीं करता। मेरे साथ भी पहले कितना खिला खिला कर बातें करता था, कितनी बार हम लंच साथ में करते थे, लेकिन अब उसने जैसे बात करना ही बंद कर दिया है। आप खुद उदास होकर के बैठी हो, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि जब आप इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो वह तो उसकी आत्मा थी, तो उसकी जीवन संगिनी थी, वो उसकी दोस्ती, प्यार से, हम सफ़र से कहीं ज़्यादा आपसे उसका रिश्ता था।
आप सोचो वह कैसे बर्दाश्त कर पा रहा होगा। पर ऐसी स्थिति में हम भी उसका साथ नहीं देंगे तो वह बिल्कुल बेजान हो जाएगा। हमें भी कुछ करना होगा। उसके लिए कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल था। इसके लिए सबसे पहले सविता को अपने खुद के दुख बाहर निकालना था। उसके बाद वह अपने बेटे का दुख समझ सकती थी। लेकिन वह खुद कनिका की मौत के दुख में इतनी गमगीन हो चुकी थी कि उसे अपने ना बेटे का होश था, ना ही अपने पति का। पर जब शर्मा जी ने सविता को यह याद दिलाया कि वह कनिका को तो खो चुकी है, लेकिन कहीं अपने व्यवहार से राघव को भी न खो दे, तो उनकी जिंदगी में कुछ भी शेष मात्र नहीं रह जाएगा। वक्त से पहले जागना जरूरी था, क्योंकि अब राघव ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे अपने माँ बाप से भी मतलब नहीं था। कनिका को याद करता था, सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठा रहता था। कभी कभी तो इतना देर तक का कर देता था कि 12 तक बज जाते थे। जब वह घर आता तो खुद को उस कमरे में सीमित कर लेता जिस कमरे में उसकी कनिका की यादें जुड़ी हुई थी। पूरे दिन भर में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता था, तो रात में जाकर जो उसकी चीख निकलती थी वह उस कमरे के अंदर से सिमटकर उसके दिल में सिर्फ कैद हो जाते थे। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सविता राघव के कमरे के बाहर बंद दरवाजे के खड़ी हुई थी। बार बार खटखटा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर राघव ने चिंता में दरवाज़ा खोला कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। सविता ने देखा कि राघव की आंखें लाल हो रखी थी। अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो छुपा नहीं पा रहा था। कहते हैं, जब वक्त आपका नहीं होता तो कोई आपका नहीं होता। माँ का फोन आया। अरे राघव, कहाँ है तू? कब तक आएगा? माँ, मैं आ रहा हूँ कनिका को लेकर। ये सुनते ही सविता ने फोन काट दिया। अरे सुधा, कहाँ गई? जल्दी आ, जल्दी से घर की साफ सफाई कर दे। आज मेरी कनिका आ रही है, उसी घर गंदा दिखा तो तेरी खैर नहीं। देख ले, सोच रही हूँ खीर बना लो, कनिका को बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगी। इस बार इतने दिन के लिए मायके गई, वो कभी मुझे इतने दिन अकेला नहीं छोड़ती। आने दे, खैर नहीं उसकी। पहले तो डांट लगाऊंगी, फिर गले लगाऊंगी, अब कहीं जाने नहीं दूंगी। ऐसा प्यार सास बहू का मैंने कहीं नहीं देखा। जहां देखा वहां सास को बहू का दुश्मन ही देखा। भगवान करे इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अरे रुक सुधा, मैं जाती हूँ, कनिका होगी, जा वो नजर उतारने की थाल ले आ। दरवाजे पर ही उतारूंगी नजर, ताकि घर में कुछ प्रवेश ना कर सके। सुधा थाली लाती है, जिसे लेकर सविता दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सब लोग एक साथ देखकर बहुत चक्की रह जाती है। अरे राघव, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और सब एक साथ? कनिका के मायके वाले सब एक साथ कनिका को छोड़ने आए क्या? अरे कनिका है कहाँ? तभी एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर 2 वार्ड बॉय कनिका को लेकर आए। आज कनिका अपनी जवाबदेही खुद नहीं कर सकती थी। आज एक सफेद चादर ने उसे घेरा था। ये देख सविता के हाथ से नजर की थाल नीचे गिर गई। असमय होने वाली घटना, जिसे उसने कभी सपनों में कल्पना भी नहीं की थी, वो अपनी वक्त की रफ्तार से घट चुकी थी। ये क्या राघव, ये कौन है? तभी राघव के पापा ने मुंह से चादर को हटाया। आज कनिका के चेहरे पर तेज नहीं था, वो मुरझाई सी हो गई थी। राघव इस तरह बदहवास हो चुका था जैसे बिना आत्मा के जर्जर शरीर, जिसकी आंखों ने अश्क बहाना बंद कर दिया था। निगाहें ना जाने क्या तक रही थी। राघव, माँ ने झकझोर के हिलाया उसे। ये तो मेरी कनिका को किस हाल में लाया है? ये तो मायके गई थी, खा गई तुम अपनी बेटी को। वो तो तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए गई थी, फिर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए कैसे चली गई? तुम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाई। ये शब्द एक जननी के लिए कितने घात का एहसास करा रहे थे, वो ही समझ सकती थी, जिसे पता तक नहीं था कि उसकी बेटी किस समस्या से जूझ रही थी। उसने तो अपने जिस्म का एक हिस्सा खो दिया था। 9 महीने जिसे अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा, वो आज हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। आज शायद भगवान की गाज माँ की दुआओं पर भारी पड़ चुकी थी। आज माँ के आंगन में सफेद चादर ओढ़े उसकी लाड़ो अंतिम विदाई के लिए सजाई जा रही थी। लाल रंग के जोड़े में उनकी लाडली आज इस घर को अलविदा कह रही थी। राघव को सब कुछ खुली आंखों से दिख रहा था।
पर दिल की धड़कनें जम चुकी थी, सांसें चल रही थी और शरीर जम चुका था। वो तैयार नहीं था इस सदमे के लिए। राघव के पिता ने जोर से थप्पड़ लगाया पर दर्द का असर भी नहीं हो रहा था। राघव, जाग बेटा, देख तेरी कनिका तुझे अंतिम विदाई के लिए तक रही है। उसे सुकून से जाने दे बेटा, उसे अंतिम विदाई दे, जिसे जहाँ जाना है जाए, मैं किसी को अंतिम विदाई नहीं दूंगा। और भागकर अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गया। ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था, कनिका जो उसकी धड़कन थी आज उसकी धड़कन भी छीन कर ले जा रही थी। तभी उसे एक एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ थामा हो। अरे उठ भी जाओ। अपनी कनिका की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। तुम्हें कैसे पति हो कनिका, तुम जिंदा हो, मुझे छोड़ के मत जाना। उम, मैं मर जाऊंगा। झूठे, चलो उठो, मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे मेरे स्थान पर ले चलो। अब मुझे जाना ही होगा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पक्का वादा? क्यों तुम नहीं लड़ी? क्यों हिम्मत हार गई तुम? ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही तुमने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। राघव, मैं जीना चाहती थी, अभी तो मुझे अपनी गोद में बच्चे खिलाने थे, पर मौत के आगे मैं हार गई। मैं नहीं लड़ पाई, बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गईं, बहुत कुछ कहना था तुमसे। पता होता कि आखिरी वक्त इतना नजदीक है तो सब कुछ कह देती। चलो उठो, मेरा हाथ थामो। ऐसा लग रहा था जैसे खुद कनिका राघव का हाथ थामकर उसे अपनी अंतिम देह दर्शन के लिए ले जा रही थी। नीचे मातम पसरा था, बहुत से लोग जमा हो गए थे। लाल जोड़े में कनिका बिल्कुल दुल्हन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठेगी और बोलेगी, पर उसकी बोलती आज हमेशा के लिए शांत हो गई। सबको अकेला छोड़ वो एक अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। ये जुदाई कभी न मिटने वाली थी। सविता ने तो अभी जिंदगी में जीना सीखा था, वो फिर से मायूस हो गई थी। सच है दोस्तों, जिंदगी रुकती नहीं किसी के जाने से, पर खुशियां रुक जाती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।